हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज़ लामिना नसीम और चलिए आइए बात करते हैं एक और बेहतरीन एग्जामिनेशन की जिसका नाम है यूपीपीएससी एई। तो आज के इस सेशन में बेटा आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी तक। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो बेटा एज पर दी न्यूज़ आपको नोटिफिकेशन कभी भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप टारगेट करना चाहते हो यूपीपीएससी एई के एग्जाम को, सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। और इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी मिल ही जाएगी, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो का फ्लो देखो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे, सैलरी हो गई, अलाउंसेस हो गए, डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, प्रमोशन, इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका एग्जाम पैटर्न है बेटा, सिलेबस और सब्जेक्ट वेटेज। क्योंकि आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, चाहे सिविल से हो, चाहे मैकेनिकल से, चाहे इलेक्ट्रिकल से, आपका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। आप गेट के लिए अलग तरीके से पढ़ते हो, एसएससी जेई के लिए अलग तरीके से पढ़ते हो। इसी के साथ अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करोगे तो अलग तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और यूपीपीएससी ए के लिए आपको अपना जो वे है वो थोड़ा सा डिफरेंट रखना पड़ेगा। तो कैसे डिफरेंट रखना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, ये आप एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और सब्जेक्ट वेटेज में बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ताकि आप कम टाइम में एक बेटर आउटपुट क्रिएट कर सको। इसी के साथ हम लोग लास्ट ईयर के कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में मैं आपकी थोड़ी हेल्प करने वाली हूँ कि क्या क्या रिसोर्सेस आप फॉलो कर सकते हो और आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर मैं यहाँ पर मिनिमम एज की बेटा बात करूँ 21 ईयर से, क्लियरली आपको दिख रहा होगा, और मैक्सिमम 40 ईयर्स आपकी एज है। इसी के साथ साथ एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट है जो शेड्यूल कास्ट से, यूपी से बिलोंग करते हैं, 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन है। इसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हो या एक्स आर्मी पर्सनल हो यूपी के, तो इसी के साथ आपको 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। बट मुझे ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ माई ऑडियंस गोइंग टू लाई इन दिस कैटेगरी। 21 से 40 साल आप सारे के सारे आ जाओगे और आप सारे के सारे एज के पॉइंट ऑफ व्यू से एलिजिबल भी हो। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो बेटा यहाँ पर बैचलर्स डिग्री होना बहुत ज़रूरी है इन दी रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग फील्ड। यहाँ पर अगर मैं ब्रांचेस की बात करूँ तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड एग्रीकल्चर, आप सारे के सारे लोग यहाँ पर एलिजिबल हो। बट आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आप 2 बार, 4 बार, 10 बार पेपर देना चाहते हो आप दे सकते हो, मगर मेरा यही सजेशन होगा कि एक ही बार पेपर दो, एक ही बार में फोड़ो और सिलेक्शन ले लो, ठीक है ना। तो वर्क एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो कोई भी वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। अगर आप फ्रेशर हो भाई अप्लाई करो, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एई की अपॉर्चुनिटी है। गजिस्टर्ड ऑफिसर आप बनते हो तो इससे बेटर कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो सकती। इसी के साथ मैरिटल स्टेटस के लिए भी बेटा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है ना। आगे चलते हैं, सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करते हैं। तो बेटा बेसिक सैलरी की बात करें तो 15,600 से लेकर 39,100 पर मंथ रहेगी। इसी के साथ काफ़ी सारे अलाउंसेस भी हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंसेस, ट्रैवल अलाउंसेस, मोबाइल अलाउंसेस, एचआरए हो गया, कॉम्पनसेशन हो गया, नेशनल पेंशन स्कीम हो गई, और इसी के साथ साथ 3% का पर ईयर आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट भी देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो सैलरी भी अच्छी है, अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, तैयारी करो। डिपार्टमेंट्स की अगर मैं बेटा यहाँ पर बात करूँ तो पीडब्ल्यूडी मोस्ट फेवरेट, सिविल इंजीनियरिंग का मोस्ट फेवरेट डिपार्टमेंट है, सारे बच्चे यहीं जाना चाहते हैं। तो मैंने रेड कलर से कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स को यहाँ पर हाईलाइट भी करा है। इसी के साथ ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, इरिगेशन हो गया, नगर विकास विभाग, हाउसिंग हो गया, रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, पंचायती राज, और इसके अलावा भी आपको अदर डिपार्टमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। आगे बात करते हैं प्रमोशन की। तो बेटा जब आपका सिलेक्शन होता है तो आप क्या बनते हो, असिस्टेंट इंजीनियर बनते हो। इसके बाद धीमे धीमे जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनोगे, सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग बनोगे, एडिशनल चीफ इंजीनियरिंग बनोगे, और उसके बाद जाके आप चीफ इंजीनियर बन जाते हो। तो यहाँ पर प्रमोशन की हायरार्की भी आप अच्छे से देख सकते हो और समझ सकते हो। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की।
तो बेटा यहाँ पर अगर आप एग्जाम पैटर्न देखोगे तो 2 पेपर आपके होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, और इसके साथ बेटा आपको यहाँ पर इंटरव्यू भी देखने को मिलने वाला है। तो जनरल हिंदी आती है पेपर 1 में और कोर सब्जेक्ट आता है। जनरल हिंदी के बेटा कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन। कोर सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन आएंगे। अब आप मार्क्स भी देख सकते हो, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 25 क्वेश्चन 3 नंबर के हिसाब से 75 मार्क्स हो गए, और 100 क्वेश्चन 3 नंबर के हिसाब से 300 मार्क्स हो गए। तो आप देख सकते हो पेपर 1 आपका टोटल 375 मार्क्स का आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ बेटा पेपर 2 की अगर हम बात करें, जनरल स्टडीज और फिर से कोर सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जनरल स्टडीज के भी बेटा 25 क्वेश्चन, कोर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन, तो 3 नंबर के हिसाब से देख सकते हो कितना हो गया, फिर से 375 मार्क्स आपको यहाँ पर देखने को मिल गए। ठीक है ना, तो टोटल कितना हो गया? 750 मार्क्स। और इंटरव्यू मैम कितने नंबर का होगा? तो बेटा इंटरव्यू आप देख सकते हो 100 मार्क्स का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। टोटल वेब पेपर का अगर आप मार्क्स देखोगे तो 850 मार्क्स, एंड पेपर 1 पेपर 2 को मिला के 125 तो कितना हो गया? 250 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ बेटा निगेटिव मार्किंग भी है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, तब तो तुम लोग आराम से अक्कड़ बक्कड़ करके खूब फटाफट आंसर्स टिक करते हो, बट जब भी कभी नेगेटिव मार्किंग होता है तो बहुत केयरफुली प्रिपरेशन करनी पड़ती है। मैम नेगेटिव मार्किंग है तो क्या क्या चीज़ों की इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ जाती है? बेटा आपकी एक्यूरेसी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अगर आप आंसर एक्यूरेटली निकालोगे तभी आप नेगेटिव मार्किंग के जाल से बच पाओगे। अगर आप आंसर एक्यूरेटली नहीं निकालोगे तो आप जितने नंबर ला रहे होगे ना नेगेटिव मार्किंग में, उतने नंबर आप लूज कर दोगे। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो आप देख सकते हो भैया 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, 1/3 है। तो जब भी कभी आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही केयरफुली, बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करनी है अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीपीएससी का पेपर यहाँ पर क्रैक करना है। इसी के साथ बात कर लेते हैं सिलेबस की। अब बेटा यहाँ पर ध्यान से समझिए, आपने देखा पेपर 1 में जनरल हिंदी है, पेपर 2 में जनरल स्टडीज है। तो जनरल हिंदी एंड जनरल स्टडीज सारे डिपार्टमेंट्स के लिए सेम होने वाली है, इसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। चेंजेस कहाँ आएंगे? कोर सब्जेक्ट्स में। अगर आप मैकेनिकल के हो तो आपको मैकेनिकल के कोर सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल के, सिविल के हो तो सिविल के कोर सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉन टेक्निकल में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो देखो यहाँ पर मैंने पूरा हिंदी का सिलेबस यहाँ पर रख दिया है, जो आपका बेटा कहाँ पर आने वाला है? पेपर 1 में आने वाला है, पेपर 1 में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हिंदी भाषा का मूलभूत ज्ञान हो गया, प्रत्यय हो गया, समास हो गया, मुहावरे हो गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आप देख सकते हो अच्छे से डिटेल में इसका स्क्रीनशॉट लेके सारी चीजें पढ़ो, तब यहाँ पर आप संधि विच्छेद भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो हिंदी का कोई बहुत इन डेप्थ प्रिपरेशन नहीं करनी है। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, सिलेबस वास्ट जरूर है मगर गहरा नहीं है। एक समंदर है ना, समंदर देखा है, बहुत दूर तक फैला है, तो आपको सरफेस कवर करनी है समंदर की, गहराई में नहीं उतरना है। गहराई से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, थोड़ी देर रुको, कुछ क्वेश्चंस का सैंपल भी दिखाऊंगी, तब अंदाजा लग जाएगा कि कितनी गहराई तक जाना है। वास्ट बहुत है, बस इस बात को मान के चलो। तो सब कुछ आपको पढ़ाई यहाँ पर करनी पड़ेगी, सब कुछ कवर करना पड़ेगा। अगर मैं पेपर 2 में जनरल स्टडीज जो आपकी पूछी जा रही है, नॉन टेक्निकल पोर्शन, उसकी बात करूँ तो बेटा पॉलिटी है, इकोनॉमी है, कल्चर हो गया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए, ठीक है ना, इंडियन एग्रीकल्चर हो गया, कॉमर्स एंड ट्रेड्स हो गया, इसी के साथ बेटा पॉपुलेशन हो गया, इकोलॉजी हो गई, अर्बनाइजेशन हो गया, जनरल साइंस, ठीक है ना। फिर उसके बाद कल्चर एंड ट्रेडिशन, जैसे कि ये यूपी का पेपर है तो उत्तर प्रदेश की आपको जीके और उत्तर प्रदेश के जो करंट अफेयर्स है उसको थोड़ा रेडी करना पड़ेगा। इंडिया की हिस्ट्री आती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें हो गई, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हो गए, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, और बेसिक एलिमेंट्री मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन देखे गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपको एडेड दिख रहा है, इससे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उसमें क्वेश्चंस देखे गए हैं, तब जाके ये सिलेबस बनाया गया है। तो जनरल स्टडीज में आपको इतनी सारी चीजें पढ़नी है, और आप धीमे धीमे समझ पा रहे होगे कि मैम इस पेपर के लिए हिंदी भी पढ़नी है, जनरल स्टडीज भी पढ़नी है, और अब बात आती है सिलेबस की। तो बेटा यहाँ पर मैंने, जैसे कि मैं मैकेनिकल सिविल के बच्चों के साथ डील करती हूँ, उनके सब्जेक्ट्स को उनको पढ़ाती हूँ, तो यहाँ पर मैंने मैकेनिकल और सिविल का सिलेबस ऐड करा है
है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग सिलेबस चेक कर सकते हैं, बाकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और बाकी दूसरी चीजें सेम ही रहने वाली हैं, ठीक है ना। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बेटा जो पेपर 1 होगा उसमें क्या क्या आएगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिज्म एंड मशीन का मतलब है थ्योरी ऑफ मशीन, टॉम, ठीक है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का मतलब है मशीन डिजाइन, मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और एक और टॉपिक है मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स, ठीक है ना। अब सिलेबस देख के मैकेनिकल वाले समझ गए होंगे मैम ये तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का सिलेबस है। यस, अगर आप टेक्निकल में देखोगे तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन का सिलेबस हो गया और जो यूपीपीएससी एई का सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है, बट क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंसेस देखने को मिलने वाले हैं। अगर मैं सिलेबस मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात करूं पेपर 2 के लिए तो बेटा उसमें पूरा थर्मल वाला पोर्शन रखा हुआ है, बेसिक थर्मो हो गई, पावर प्लांट, आईसी इंजन, आरएसी, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, और यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का भी थोड़ा पोर्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ऐड करा गया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की बेटा। तो पेपर 1 की अगर मैं यहां पर बात करूं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है बेटा, सॉम है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन है, डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मैसोनरी स्ट्रक्चर हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, सीटीपीएम हो गया, इसी के साथ जियोटेक आपका हो गया एंड सॉइल मैकेनिक्स हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है। अगर मैं बेटा पेपर 2 के सिलेबस की यहां पर बात करूं तो फ्लूइड मैकेनिक्स है, माय मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, सिविल मैकेनिकल स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं अशोका बैच में, तो होप सो आपको मजा आ रही होगी। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि आपको एफएम पढ़ के मजा आई कि नहीं आई। ओपन चैनल फ्लो है बेटा, हाइड्रोलिक मशीन एंड हाइड्रो पावर हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सर्वे हो गया, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी। ये आपका पेपर 2 का सिलेबस है। तो छुटा कुछ भी नहीं है, पेपर 1 में जो चीजें मिसिंग थी वो सारा का सारा पेपर 2 में डाल दिया है। तो सिलेबस देख के आपको पूरा आइडिया लग रहा होगा कि सिलेबस वास्ट है। अगर यूपीपीएससी ए की प्रिपरेशन करेंगे तो नोटिफिकेशन आने के बाद भगवान भी आपकी प्रिपरेशन संपूर्ण तरीके से कंप्लीट नहीं करा सकते। तो भगवान जी भी यही बोलते हैं, मैं भी यही बोल रही हूँ और आपके माता पिता भी आपसे यही बोलेंगे कि भाई पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप सबसे पहले विद्यार्थी होने चाहिए जो 100% तैयार होगा कि भैया नोटिफिकेशन आ गया है, फटाफट पेपर लाओ, सॉल्व करें और सिलेक्शन ले लें। बट अगर नोटिफिकेशन आने के बाद बेटा आपने प्रिपरेशन शुरू करी, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर आप आईआईटी एनआईटी के बच्चे हो, आप पहले से गेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो या बहुत पहले से प्रिपरेशन आप कर चुके हो, आपको सारे सब्जेक्ट आते हैं, तब तो आपको 2 महीना लगेगा कि भाई नोटिफिकेशन आया, यूपीपीएससी ए के प्रीवियस ईयर पेपर उठाए, सारे लगा डाले और बहुत सारे क्वेश्चन आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो, कोई टेंशन नहीं है, आप सिलेक्शन ले लोगे। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो फ्रेशर हैं, जो प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। तो वेट मत करो, स्टार्ट कर दो, श्योर शॉट आपको नोटिफिकेशन 2023 में देखने को मिल सकता है। तो जैसी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको खुशी होगी, आपको टेंशन नहीं होगी कि भाई नोटिफिकेशन आ गया, फटाफट प्रिपरेशन करो, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, क्रैश कोर्स कर लेते हैं, शॉर्ट नोट से पढ़ लेते हैं, या फिर कैसे क्या करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट छोड़ दें। तो ये सारी चीजें, ये सारा प्रेशर आपके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि सिलेबस पूरा डिस्कस हो गया। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बेटा पेपर 1 में सब्जेक्ट्स के वेटेज की बात करूं तो मैकेनिक्स से नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखोगे 12 से 15 हैं, टोम के 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, सोम के 20 से 22 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन मशीन डिजाइन के हैं, 7 से 9 क्वेश्चन मटीरियल साइंस, प्रोडक्शन के बेटा 16 से 18 क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के 7 से 9 क्वेश्चन है एंड मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स से 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। इसी वजह से मैंने आपसे बोला था कि भाई हाईली वेटेड सब्जेक्ट्स को पहले टारगेट करो। समझदार हो ना आप सभी लोग, तो स्मार्ट हो, हार्डवर्क करना है बट स्मार्टनेस के साथ। तो हाईली वेटेड सब्जेक्ट को अगर आप टारगेट करोगे तो मेजर पोर्शन जो आपका है वो आपका सबसे पहले रेडी हो जाएगा, तब आपके ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। उसके बाद आप मीडियम वेटेड सब्जेक्ट या लो वेटेड सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हो। एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ, जब मैं आपको एम्फेसाइज कर रही हूँ कि पहले हाईली वेटेड सब्जेक्ट को टारगेट करो, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप मीडियम वेटेज और लो वेटेज सब्जेक्ट स्किप कर सकते हो। अगर आपको एक अच्छी रैंक चाहिए, आपको 10 के अंदर रैंक लानी है, 50 के अंदर रैंक लानी है, तो याद रखना आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। आपको हर एक सब्जेक्ट, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं।
पेपर 2 की अगर मैं बात करूं बेटा, बेसिक थर्मो बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 से 22 क्वेश्चन है, 8 से 10 क्वेश्चन पावर प्लांट, 6 से 7 क्वेश्चन, 6 से 10 क्वेश्चन आईसी इंजन में, और 18 से 20 क्वेश्चन आपको आरएसी के देखने को मिलेंगे। एफएम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 से 25 क्वेश्चन। एसएससी जेई में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट उतनी ही है, तो एफएम भी आपको अच्छे से कवर करनी है। 18 से 20 क्वेश्चन आपको हीट ट्रांसफर और एनर्जी कंजर्वेशन के बेटा आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा हो गया पेपर 1 और पेपर 2 का सब्जेक्ट वेटेज फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब आगे बात करते हैं, अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो बेटा मैकेनिक्स का 6 से 9 क्वेश्चन, सॉम का 18 से 20, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का 8 से 11, स्टील डिजाइन 9 से 12, फिर डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मैसोनरी स्ट्रक्चर 16 से 18 नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। बिल्डिंग मटेरियल 14 से 16 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सीटीपीएम में 6 से 8 क्वेश्चन एंड जियो टेक्निकल में आपको बेटा 19 से 21 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ फ्लूइड मैकेनिक्स में 15 से 18 क्वेश्चन, ओपन चैनल फ्लो में 5 से 8 क्वेश्चन, हाइड्रोलिक मशीन में 4 से 6 क्वेश्चन, हाइड्रोलॉजी में 8 से 10 क्वेश्चन, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग 9 से 11 क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 18 से 20 क्वेश्चन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 19 से 21, सर्वे का आपका हो गया 17 से 20, और इंजीनियरिंग जियोलॉजी में बेटा आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन से आप हाईली वेटेज, मीडियम वेटेज और लो वेटेज सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो, सब्जेक्ट्स का सीक्वेंस बना सकते हो। अब मैं बात करूं कट ऑफ की, तो आप बेटा यहां पर देख सकते हो 516 में से 538 अनरिजर्व्ड ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का है, ये मैकेनिकल का इरिगेशन डिपार्टमेंट का है। सारे कट ऑफ्स अवेलेबल नहीं थे, बट जो भी कट ऑफ मेरे पास अवेलेबल थे मैंने स्क्रीनशॉट्स बेटा यहां पर ऐड कर दिए हैं। आप इन्हें देख के अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से आपको यहाँ पर कैटेगरी और मैक्सिमम मिनिमम कट ऑफ देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। मैक्सिमम मिनिमम कट ऑफ, ये मैक्सिमम कट ऑफ है आपका, ये मिनिमम कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट सिविल, इरिगेशन डिपार्टमेंट मैकेनिकल, ये बेटा 2013 का मुझे डेटा मिल गया था तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, इसे भी आप एनालाइज कर सकते हो। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो देखो मैंने फ्लूइड का एक क्वेश्चन लगाया है, सिविल मैकेनिकल कॉमन था, तो आप देख सकते हो बेटा ये क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं है, छोटा क्वेश्चन है, आप बर्नौली लगाओगे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट न्यूमेरिकल है। इसी के साथ यहाँ पर देखो ये भी आपका यूपीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखोगे तो ये भी बेटा क्या है, इक्वेशन दे दी है और आपसे बोला हुआ है कि यहाँ पर स्ट्रीमलाइन इक्वेशन बनाओ, तो इस इक्वेशन से आप स्ट्रीमलाइन इक्वेशन बना सकते हो। तो एक अंदाजा तो लग गया यहाँ पर ना, एक अंदाजा तो अच्छे से लग गया कि आपको थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरा क्या है, आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, और न्यूमेरिकल्स का जो वेटेज है बेसिकली लेवल की अगर हम बात करें तो बेटा मीडियम लेवल है, ठीक है ना, मीडियम लेवल है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करती हूँ कि मैम अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो रिसोर्सेस क्या होने चाहिए, रिसोर्सेज बेटा क्या होने चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये जो यूपीपीएससी, ठीक है ना, एई का जो बेटा प्रीवियस ईयर पेपर है इसको आपको लगाना है, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूं। इसी के साथ ये जो बेटा ईएसी का प्रीलिम्स का पेपर होता है ना, जो क्वेश्चन मैंने यहां पर देखे, ठीक है ना, जो क्वेश्चन बेटा मैंने यहाँ पर देखे हैं यूपीपीएससी ए के प्रीवियस ईयर पेपर में, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, इवन उससे लेवल अच्छा ही मिलेगा आपको ईएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर पेपर में। तो इसके वोल 1 वोल 2 आपको मिल जाएगा। यूपीपीएससी ए जो है ये आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि टाइम है तो आप ईएससी की तरफ जा सकते हो। और तीसरा आपको कहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की अगर बेटा मैं बात करूं तो आप यहाँ पर इनिशियली 6 मंथ प्लान करो, ठीक है ना, 6 मंथ बेटा यहाँ पर आप प्लान करो। और इस 6 मंथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, आपका सब्जेक्ट कंप्लीशन, जो आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं वो कैसे करेंगे भैया, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे किससे, क्लासेस कर करके। आप कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो,
ठीक है ना। नोट्स बनाओ, अगर आप ड्रॉपर हो, आप पहले किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर चुके हो, तो जो भी नोट्स बेटा आपके पास हैं, जो भी क्लास नोट्स हैं, उससे सबसे पहले आप सब्जेक्ट कंप्लीट करो। और सब्जेक्ट भी कंप्लीट अगर आप कर चुके हो तो रिवीजन स्टार्ट कर दो। पहला सब्जेक्ट उठाओ, रिवीजन करो और उसके बाद डायरेक्टली आप PYQs पर चले जाओ। आसानी से आपसे पेपर निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 6 मंथ की एक बेटा एक बेसिक स्ट्रैटेजी बनाओ। अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी किसी भी एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट सेम ही होती है, सिर्फ डिफरेंसेस कहाँ पर आते हैं, सिलेबस कवरेज में डिफरेंसेस आपके आएंगे और क्वेश्चन सिलेक्शन में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। SSC JEE के लिए दूसरे क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं। UPPSC JEE के एग्जाम को अगर आपको टारगेट करना है तो आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और इसके लिए आप गेट के 1 मार्क के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, ESC प्री के क्वेश्चन और UPPSC JEE का प्रीवियस ईयर पेपर तो डेफिनेटली आपको लगाना ही चाहिए, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप चाहते हो कि मैम एकदम बेसिक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता दो कि किस घंटे पर कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो बेटा रोड मैप मैंने डिस्कस करा था SSC JEE का, इसी प्लेटफॉर्म पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप वहां पर जाओ, वहां से पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को आप सीख सकते हो और सेम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप UPPSC JEE के एग्जाम के लिए भी यूज कर सकते हो। बट डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं और यहाँ पर हिंदी का पोर्शन बढ़ जाएगा और जनरल स्टडीज में भी थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे अदर एग्जाम से। तो सिलेबस आपको पता है, आप पहले डिसाइड करो क्या रिसोर्सेज आप फॉलो करोगे। अब रिसोर्सेज में क्या है भाई, जो भी सब्जेक्ट पूरा करना है, कौन से फैकल्टी को फॉलो करना है, कौन से इंस्टीट्यूट को फॉलो करना है। सब्जेक्ट एक बार कंप्लीट हो गया, आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को समझने के लिए मेंटोर की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद तो सब आपका ही काम है ना, इसको लगाना है, इसको लगाना है, इसको लगाना है। 2 चीज के लिए बस देख लो क्या करना है। पहला क्या है, सब्जेक्ट कहां से पढ़ें, एक बार पढ़ लिया फिर रिवीजन आपके ही एंड से होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है भैया, एक तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट कहां से कंप्लीट करना है ये पता चल जाए, और दूसरा हमारा बेटा होता है कि डाउट सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। तो डाउट सॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों चीजों के लिए कोई ना कोई हेल्प ढूंढ लो, जैसा आपको जो ठीक लगे, और उसके बाद आप प्रिपरेशन को कर दो शुरू। डेफिनेटली आप फटाफट एकदम UPPSC JEE की प्रिपरेशन कर सकते हो। होप सो आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, सारी डिटेल आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपके UPPSC JEE से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।